नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि हम सभी 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए लगातार अध्ययन कर रहे हैं और हमने जिस तरह से पहले एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में समझा, फिर मिडाइवल पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह मुगल काल तो है ही, मुगल काल का तीसरा लेक्चर हम देखने वाले हैं। यानी कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं औरंगजेब के विषय में जानने का और वहां से आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं, 10 टॉपिक लाएंगे, उससे 10 प्रश्न तैयार करेंगे और फिर उसका मिलकर के समाधान भी किया जाएगा। एक प्रश्न मैं आपको अंत में दूंगा भी, जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं मुगल काल के औरंगजेब के विषय में और इससे थोड़े आगे फिर उस पर प्रश्न पे आ जाएंगे, ठीक है, ताकि एक आपको ओवरव्यू हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बता रहा हूं ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि तुरंत इसके बाद इसी पर प्रश्न आपके समक्ष आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुरू करें, चलिए। अब औरंगजेब, देखिए औरंगजेब के विषय में आपने सुना होगा कि एक बेहद ही महत्वाकांक्षी शासक के तौर पर इसे देखा गया है ना। सबसे पहले मुगल साम्राज्य की सत्ता को हासिल करने के पीछे का उद्देश्य और उसकी जो ललक है उसमें भी इसका ये महत्वाकांक्षा दिखा। और फिर उसके बाद जब मुगल शासन को इसने संभाला, फिर अपने राज्य का विस्तार करना। और खास करके जब औरंगजेब के राज्य विस्तार की बात की जाती है तो दक्कन विजय इसका एक सपना था। और ऐसा कहिए कि दक्कन को जीतना, यानी कि दक्कन मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र, सीधा ऐसे समझिए कि उसको जीतना केवल औरंगजेब का ही सपना नहीं था। मुगल के जो तमाम बादशाह रहे हैं वो सभी ये चाहते रहे, लेकिन सभी को कई बार जो है वो असफलता हाथ लगा। औरंगजेब इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। अभी आपने हाल ही में एक फिल्म देखा होगा ना, छावा। तो छावा में बहुत बेहतरीन कैरेक्टर जो है, जैसे अक्षय खन्ना रोल लिया था औरंगजेब का, तो बहुत अच्छा से बताया गया औरंगजेब के जीवनी को लेकर के उन चीज़ों में, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं जो फैक्चुअल आता है, चूंकि वो पूछा जाता है प्रीलिम्स में। 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? गुजरात में। गुजरात में किस जगह पे? दाहोद में। मुगल सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल के घर इसका जन्म हुआ, यानी कि शाहजहां और मुमताज महल इनके माता पिता रहे। तो कई बार देखिए ये फैक्ट, हालांकि थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ, अगर आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करें ना तो पहले अगर 5 साल पहले जाएंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। हालांकि पिछले 1-2 साल में मैंने देखा है कि थोड़ा सा बीपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड उठा लिया है, इस तरह के प्रश्न नहीं आए। हाँ, बस एक बार छोड़ दीजिएगा, ये 70वीं बीपीएससी है ना, 70वीं सुनते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया होगा, क्योंकि 70वीं में प्रश्न का लेवल जो है बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उस समय ऐसे कुछ भी पूछ लिया था उसमें, तो ये भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हम पढ़ ही रहे हैं तो अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया गया। ये अच्छा है, ये अच्छा प्रश्न है कि दक्कन का वाइसराय इसको कब नियुक्त किया गया, वह आपको ध्यान रखना है। उसने अपने पिता के लिए वहां कई सफल सैन्य अभियान भी चलाए। मैंने पहले भी कहा कि योद्धा तो बेहतर था ही, महत्वाकांक्षा था, जिजीविषा था इसके अंदर। और उसके बाद देखा जाए तो गुजरात और बाद में बल्ख, मुल्तान और सिंध का भी इसे गवर्नर नियुक्त किया गया, क्योंकि इसकी जो सैन्य क्षमता रही, इसकी जो प्रशासनिक क्षमता रही, वह बेहद बेहतर माना गया। इसी आधार पर कई सूबे का आगे चल करके मुगल साम्राज्य के द्वारा इसे गवर्नर बनाया जाता, चूंकि ये कई भाई रहा तो कहीं का गवर्नर इसे बनाया गया, कहीं का गवर्नर जो है किसी और भाई को बना दिया गया। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी जो है वह औरंगजेब ही बनता है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे कि राज्य व्यवस्था में क्या देखते हैं, अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में देखने को क्या मिलता है कि राजा है, ठीक है, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक फिल्म में भी है, सुपर 30 वाली मूवी में है ना, कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लेकिन जब राजतंत्र की बात आएगी तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। अब इसमें भी जो था कि राजा का कौन सा बेटा बनेगा, जो बड़ा बेटा है, जो उम्र में सबसे बड़ा है, वही सत्ता को संभालेगा, उत्तराधिकार वही होगा। लेकिन औरंगजेब के साथ ये मसला नहीं था। औरंगजेब अपने माता पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी का ये जो नियम था उस नियम को ये ब्रेक करता है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है, तो ये क्या करता है, तलवार के दम पे सत्ता हासिल करता है।
अपने बाकी भाइयों को तलवार के दम पे दरकिनार कर दिया जाता है। और मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था। अब पहला राज्याभिषेक जो देखेंगे वह दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को और दूसरा दिल्ली में ही 5 जून 1659 को हुआ है। अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी, ये इसका उपाधि है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये मुगल बादशाह वगैरह हुआ करते थे, इस तरह की लंबे चौड़े उपाधियां वगैरह लिया करते थे, तो ये उसका उपाधि है। ये उपाधि धारण करता है और फिर मुगल बादशाह बनकर के सिंहासन पर आसीन हो जाता है। इसके शासन से पहले 10 वर्षों का अगर विवरण देखा जाए तो मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीरनामा में मिलता है। ये आलमगीरनामा साथियों पहले पूछा जा चुका है, तो क्या करना है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। जो पहले पूछा गया है या जो इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको ध्यान दिलाते रहूंगा। जैसे इतना लंबा नाम है, बिल्कुल मत याद कीजिएगा, इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती है, मैंने जानकारी के लिए बता दिया। अगर आ भी जाता है लंबा नाम ना, तो ये अबुल ध्यान रखिए, बीच में औरंगजेब ध्यान रखिए, पादशाह गाजी ध्यान रखिए, इतना से काम बन जाएगा, इतने शब्द नहीं मैच होंगे। ठीक है, कुछ चीजें ना आपको ट्रिक से पता करना पड़ेगा। प्रीलिम्स निकालने का खेल जो है वह केवल नॉलेज का मसला तो है नहीं, वो एक ट्रिक भी है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि औरंगजेब की चर्चा मैंने लिया था शुरू में, तो मैंने क्या कहा था, बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक तरह से योद्धा टाइप का व्यक्ति था, लड़ते ही रहता था, युद्ध कभी खत्म करता ही नहीं था। इसका उद्देश्य था कि एक युद्ध खत्म होने का मतलब है दूसरे युद्ध में संलिप्त हो जाओ, लग जाओ आप, आराम नहीं करता था। और इसकी वजह क्या है, राज्य का विस्तार करने की इसकी जो अपनी इच्छा थी वह। धर्मत का युद्ध वह 15 अप्रैल 1658 को होता है, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य होता है। बहुत फेमस ये युद्ध रहा, ध्यान रखिएगा। सामूगढ़ का युद्ध जो है वह 29 मई 1658 को औरंगजेब मुराद संयुक्त और दारा शिकोह के मध्य होता है। विजेता कौन होगा, औरंगजेब बनता है। पुरंदर की यह संधि अगर देखा जाए तो जून 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। खास करके जो लोग RAS देने वाले होते हैं ना, उनको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। औरंगजेब ने उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर, ये जिंदा पीर जो है प्रश्न में पूछा जा चुका है, UPPSC में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। BPSC के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई, और ये आक्रमण नीति जो है वह दक्षिण विस्तार के अंतर्गत ही किया था। और बादशाह बनने के बाद अपनी उससे एक तरह से कह सकते हैं अधूरी जो उसकी योजना है उसको पूरा करने के लिए इस दोनों जगह पर इसने आक्रमण किया और आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। अगर देखा जाए तो बीजापुर आपसे पूछा जा सकता है तो 1686 और गोलकुंडा 1687 में जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। क्योंकि अगर आप आजकल सोशल मीडिया पर देखेंगे तो औरंगजेब को निश्चित तौर पर एक ऐसे शासक के तौर पर दिखाया जाता है जो हिंदुओं से बहुत नफरत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी फैक्ट ये है कि इसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहा। और उसके शासनकाल के उत्तरार्ध मतलब समझते हैं ना, उत्तरार्ध कहने का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति का जीवन का हिस्सा के अंतिम कुछ चरण, जैसे कि आप रामायण भी पढ़ते होंगे, रामचरितमानस, तो उसमें क्या है, उत्तरकांड। उत्तरकांड क्या होता है कि अंत में हो रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना वैदिक काल, मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब क्या होता है, बस वैदिक काल अंत हो रहा है, अब मानना समझ में आया, यानी कि लास्ट वाला हिस्सा। तो जीवन के शासन काल के जब उसका उत्तरार्ध था, इस शासन का अंतिम समय था, तो सेनापतियों में देखा जाए तो 31.6% हिंदू था। ध्यान रखिएगा, अब ये आखिरी दौर में भी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन कैसा रहा है, उसका विचार, उसका उद्देश्य कैसा रहा है, ये इस बात से समझना चाहिए कि जीवन का आखिरी दौर में उसके विचार कैसे रहते हैं। आखिरी दौर में भी देखेंगे तो 31.6% हिंदू रखता है सेनापति में, और उसमें भी देखा जाए तो मराठों की संख्या आधे से अधिक है। बड़ी दिलचस्प बात है, औरंगजेब के पूरे मंसूबे पर अगर किसी ने पानी फेरा तो वो शिवाजी महाराज हुए। शिवाजी मराठा रहे, मराठा के अगेंस्ट ही लड़ता रहा औरंगजेब, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अपने जीवन के आखिरी 25-30 साल बर्बाद कर दिया, तंबू में बिता करके जिया। ये
राजमहल यहाँ पर जो दिल्ली का था और आगरा में भी तो था, तो जो आगरा का किला और दिल्ली का किला था वो धूल खा रहा था, लेकिन औरंगजेब की अपनी जो जिजाविषय थी, अपनी जो महत्वाकांक्षा था दक्षिण विस्तार का, दक्कन को जीतने का, इसके वजह से तंबू लगा करके 25-30 साल तक जीवन बिता लिया और वहीं खत्म भी हो गया, वो कभी इच्छा भी पूरी भी नहीं हुआ। तो समझिए मराठा उसमें सबसे बड़े रोड़ा, मराठा के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं और मराठा आधे सेनापति रख के लड़ रहे हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प फैक्ट है इसके विषय में, ठीक है। इसके अलावा अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% हुआ करता था। कौन सा प्रतिशत है ये? हिंदू सेनापति का। शाहजहां के काल में 22.4। तो यहाँ पर समझिए, और अकबर अगर 22.2% के साथ महान अकबर कहा जाता है, अकबर को उदारवादी बताया जाता है, और औरंगजेब के समय में 31.6% ये आंकड़ा था, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी। एक तरह का धार्मिक कर था, जो गैर इस्लामिक लोग हैं उन पर यह लगाया जाता था, है ना। लेकिन औरंगजेब जब आता है तो औरंगजेब ने फिर किया, 1679 में दोबारा इसे शुरू कर दिया, जजिया कर को। और इसीलिए जब भी औरंगजेब को याद किया जाता है तो दो फैक्ट है यहाँ पर कि जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो अकबर के द्वारा, और फिर औरंगजेब ने उसे लागू किया। एक फैक्ट ये हो गया। कब लागू किया? तो 1679 में। कुल मिलाकर के जब औरंगजेब की हम आलोचना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसी को लेकर के चर्चा किया जाता है और कहा जाता है कि गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ इसने काफ़ी जो सख्त रवैया अपनाया, काफ़ी कट्टर रवैया अपनाया और वो जजिया कर तक लगा दिया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है उसमें पूछा जा सकता है। सिक्कों पर क्या? कलमा खुदवाया। इसके अलावा नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन जो है ये सब बंद करा दिया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा इस्लामिक फिलॉसफी जो है वो लागू करने का ये काम करता है, ये बता रहा है। ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। कई बार हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि औरंगाबाद में किसके द्वारा कराया गया, तो वो उतना आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जो मकबरे का निर्माण कराया उसको बीबी का मकबरा कहते हैं। कहाँ पर है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद। ये इतनी बार पूछा जा चुका है कि आपकी जुबान पर ये सब चीज़ें होना चाहिए। इसकी स्थापत्य कला जो है सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और मोहिनिसा औरंगजेब की पुत्री थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा औरंगजेब की बहन और शाहजहां की पुत्रियां थी। तो ये जो इनकी बहनों का लिस्ट है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये लिस्ट ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखा जाए औरंगजेब की अन्य पुत्रियों को लेकर के, चूंकि एक तो मेहरुनिशा रहा जो बहुत चर्चित रही, अन्य पुत्रियों में देखेंगे जिबुनिशा, जिंतुनिशा, बद्रुनिशा और जुब्दुनिशा। ये जो पुत्रियों का लिस्ट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। तो जो पूछा जा चुका है उसको तो आपको एकदम ध्यान में रखना ही रखना है। पीसीएस में क्या होता है कि रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन। अगर हर साल मैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार का ही कर रहे हैं तो हम लोग बीपीएससी का देता हूं, 150 में तो 30 क्वेश्चन करंट का होता है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये रिपीट नहीं के बराबर होता है। टॉपिक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होता है। 150 क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हट जाता है। अब 30 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल। इसमें भी मैं देखता हूं कि अगर सही से कोई देखे तो 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ। सही से मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक से अगर समझ जाए तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे लेंगे। और इसके बाद ये 60 यहाँ हो गया, 90 क्वेश्चन यहाँ बचता है जो कि आपको स्टैटिक से पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबसे साइंस टेक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे साइंस टेक का भी तकरीबन 20-25 क्वेश्चन रहता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन हाँ 20-25 रहता है। तो अगर यहाँ अगर सही से देखा जाए ना तो 15 क्वेश्चन तक आपको ठीक ठाक रिपीटेशन देखने को मिलेगा। या तो टॉपिक टच करता रहेगा या डायरेक्ट, या जो पिछले बार प्रश्न आया था और उसमें जो विकल्प बना था उसको भी पढ़िए कि क्यों कोई विकल्प सही नहीं हुआ, क्योंकि अगली बार उसी विकल्प से प्रश्न बनता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप PYQ पढ़ें, PYQ पढ़ने का मतलब साथियों ये नहीं है कि उस प्रश्न का जवाब बस आपको पता हो जाना चाहिए, नहीं। जवाब कहने का तात्पर्य वो चारों विकल्प देखिए,
विकल्प के साथ खेल कीजिए। वो सब अगर पता हो जाएगा ना तो आप देखेंगे इस 150 प्रश्न में आप हंसते हंसते 90-95 बना लेंगे, कट ऑफ से आगे निकल जाएंगे। और ध्यान रखना है, कोई भी कैटेगरी आपका हो, आप टारगेट लेके चलिए। आजकल कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, टारगेट लेके चलिए। इस बार जैसे बीपीएससी में कट ऑफ गया है, किसी ने उम्मीद नहीं किया था, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बाहर हो गए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 95 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए 150 में। अगर ये करते हैं तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको दिखाते चलता हूं कि कहाँ कहाँ पूछा गया, छोड़ना नहीं है। तो ये सब चीज़ें वैसी हैं, एकदम व्यक्ति छोड़ देता नहीं पढ़ता, लेकिन ऐसी चीज़ें पूछ लिया जाता है। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उस जमाने की उपाधि दी थी, तो ये वस्तु यह भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि ये जो है जहां आरा, ये कौन होती है? औरंगजेब की बहन, शाहजहां की पुत्री औरंगजेब की बहन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब यहां से हम लोग प्रश्न के तरफ चल रहे हैं। लगभग एक ओवरव्यू आपको हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरंगजेब के विषय में मुगल साम्राज्य के दौरान जितनी सारी बातें रही मैंने आपको पढ़ा दिया, जरूरत नहीं था, वो आप पढ़े होंगे। यहां प्रश्न को हैंडल करने के लिए, चीजों को समझने के लिए आपको इतनी बातें जानकारी हो गया। अब यहां से हम लोग प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। पहला प्रश्न चले, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांशतः समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, है ना। अब शासनकाल आपसे पूछा नहीं है, बस दे दिया अधिकांश, ये थोड़ा आसान कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा समझदारी से। यहाँ तो औरंगजेब को लेकर के हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, आप जवाब दे देंगे औरंगजेब, लेकिन जो वो कयामत का दिन होगा, डी दिन, जब आप डी डे, जब वो प्रीलिम्स का दिन, तब ये आप भूल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो वो अगर कालखंड याद रहेगा, शासन का समय, तब आप ठीक से समझ पाएंगे। पहले अगर देखेंगे तो 1636 से 1644 ईस्वी के आसपास ये देखने को मिलेगा कि वहां पर ये गवर्नर रहता है। और फिर बाद में भी देखा जाए तो 1652 में ये फिर से गवर्नर का पद ग्रहण करता है, वो नियुक्त होता है, पुनः होता है, जिस पर उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक वो रहता है। यानी कि यहां जब बनता है तो फिर उत्तराधिकार का जो लड़ाई झगड़ा होता वो खत्म, और फिर बादशाह भी बन जाता है। तो एक लंबा कार्यकाल, ये ध्यान रखेगा, आप तो नहीं भूलेंगे कभी। तो औरंगजेब यहां पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, सीधे जवाब नहीं ढूंढना है, उसके पीछे की चीजों को समझना है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? कितनी बार राज्याभिषेक? 2 बार। और मैंने दोनों ही आपको बताया था, और दोनों ही दिल्ली में हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का। तो डी विकल्प के साथ यहां भी चलेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। उसका पहला राज्याभिषेक जो है वह दिल्ली में कब होता है? वह 21 जुलाई 1658 को जाकर के होता है। और दूसरा राज्याभिषेक जो है वह 5 जून 1659 को होता है। ये जुलाई है, ठीक है। 58 और 59 आपको याद रखना है, 21 जुलाई और 5 जून। और वहीं पर जो मैंने आपको लंबा चौड़ा बताया था, अब्दुल मुजफ्फर, मुहिजुद्दीन, मोहम्मद, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर, बादशाह, गाजी, तो ये तो मुझे तो याद है, क्योंकि मैं कई बार पढ़ाता रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते जुबान पे आ जाता है, चीज़ें कई बार भूल भी जाता हूँ। लेकिन आप लोग को इतना लंबा याद नहीं रखना है। इसके साथ ही इसने ये उपाधि धारण कर लिया था और मुगल बादशाह बनकर के मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर ये आसीन हो जाता है, ठीक है। इतना याद रहेगा। फिर से कहता हूँ, वो लंबा चौड़ा पदवी वगैरह धारण जो किया वो याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ऐसी चीजें पूछी जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ पीसीएस के हिसाब से, ठीक है। अब यहां आएंगे, लेकिन कुछ बातें समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मक नामक स्थान पर अप्रैल 1658 में, ध्यान रखिएगा, कब? अप्रैल 1658 में एक युद्ध होता है। और यह युद्ध जो होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है। तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह सी विकल्प में है। कहां पर यह जगह है? ये जो धर्मत है कहां पर है? एमपी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एमपी में ये जगह जो आप देखेंगे, जो उज्जैन है, महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो याद रखिए, ऐसे ही करके याद रह जाएगा, उसके निकट पड़ता है। इस युद्ध में जोधपुर के राजा हुआ करते थे उस समय, तात्कालिक राजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से युद्ध किया। और एक होता था मुराद।
मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। तो ये कई बार पूछा जाता, मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कई बार ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन किसके तरफ से लड़ा। तो इतनी चीजें पढ़े और एक बार पूछ ले, गलत हो गया तो फिर बुरा लगेगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कौन किसके तरफ से लड़ रहा है। और इसमें औरंगजेब की स्थिति को ये जो युद्ध है ये काफी सुदृढ़ बना देता है। शाही सेना की पराजय से दारा शिकोह बहुत ही दुर्बल हो जाता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि औरंगजेब यहाँ से एक योद्धा बन के निकलता है और प्रबल दावेदार मुगल साम्राज्य का बन जाता है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर सुलेमान शिकोह, ये 4 विकल्प आपको दिया गया है। ठीक से समझिएगा, ऐसे ही प्रश्नों में आप गलती करेंगे। आप औरंगजेब चल रहे हैं और औरंगजेब में टिक लगाएंगे और गलत हो जाएगा। मैंने औरंगजेब चर्चा करते हुए कहीं भी आपको श्रीनगर या गढ़वाल वगैरह का चर्चा किया है? नहीं। दरअसल मैंने आपसे ये इतना जरूर किया है कि औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध किया। वो ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए भी मुगल साम्राज्य की सत्ता को प्राप्त करता है, लेकिन उत्तराधिकारी के नियम से नहीं, तलवार के बल पे। तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होता है दारा शिकोह, और दारा शिकोह का पुत्र होता है शहजादे सुलेमान शिकोह। ठीक है, शहजादा ही है, यानी कि इसका भतीजा कह लीजिए, क्योंकि दारा शिकोह इसका भाई है, दोनों भाई लड़ता है। तो वो दारा शिकोह पराजित होता है और दारा शिकोह का बेटा होता है शहजादे सुलेमान शिकोह, ये सुलेमान शिकोह डी। तो सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक उस वक्त के होते हैं पृथ्वी सिंह। लिखना चाहे तो लिख सके, कई बार ये पूछ देता पड़ सकता है कि किसने यहाँ शरण लिए। तो पृथ्वी सिंह से जाकर के ये क्या करता है, ये शरण मांगता है। ये यहाँ के शासक हुआ करते थे, किंतु उसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे मोदनी सिंह, उसने क्या किया, इसको औरंगजेब को सौंप दिया बाद में। तो सुलेमान शिकोह को क्या किया गया कि वहां से ले जाकर के एमपी में ही एक जगह पड़ता है ग्वालियर, उसके किला में औरंगजेब ने बंद करवा दिया। कहां पर बंद करवा दिया? बड़ी दिलचस्प चीज है, औरंगजेब को ऐसे क्रूर नहीं कहा जाता है, कहते हैं इसलिए राजनीति ना बड़ी अजीब सी रास्ता है। ग्वालियर में इसको अपने भतीजा को उस किला में बंद किया और उसके बाद ये कहा जाता है कि इसको अफीम चटवाया गया, बहुत ज्यादा डोज दे दिया हो गया। तो अफीम खिला करके, और इतना खिला दिया गया कि ये व्यक्ति यहां से मर ही जाता है, ये सुलेमान शिकोह मर जाता है। कहानी समझ में आ रहा है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न में भी थोड़ी बहुत कहानी बता दूं। वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, औरंगजेब का जीवन पढ़ेंगे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो उसमें मैं जो छोटी छोटी कहानी है प्रश्न के हिसाब से बताते चलता हूं ताकि आपको याद रह जाए चीजें। ठीक है, मामला ये समझ में आ रहा है? देखिए, बीपीएससी में ना बहुत डेप्थ से पूछा जा रहा है आजकल बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बड़ी कठिन काम हो गया है, इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए ना तो मेंस बीपीएससी का आसान है। आप किसी से भी पूछिए बीपीएससी के मेंस देने वाले से, वो कहेंगे भैया बड़ा आसान है, बस एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिए ना, फिर तो मेंस में काम बन जाएगा। तो प्रीलिम्स पे ढंग से, इसलिए अभी आपके पास समय है, 7-8 महीने का, अगस्त में जाकर के होगा एग्जाम। तो ये नहीं कि अब अगस्त में एग्जाम हो रहा है, सितंबर में हो रहा है तो जून के तक जो है सोएंगे, उसके बाद जून जुलाई में गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में उठेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे पसीना पोंछते हुए। अभी से पढ़िए ताकि आपके पास 7-8 महीने का समय है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, 5 स्टार लगा दीजिए। और वो छावा फिल्म देखेंगे तो उसमें इसका चर्चा भी है, ये आता भी है बाद में। और यहाँ पर आजम, अकबर, मुअज्जम, काम बख्श। और औरंगजेब को इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैंने जो बात अपने, अफसोस भी होता है क्योंकि अपने पिता के साथ भी तो ये गलत ही किया था, तो इसको होता है कि जो काम मैंने अपने पिता के साथ किया वही मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा है, प्रायश्चित इसको बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि इसका पुत्र होता है मोहम्मद अकबर। अकबर क्या करता है 1681 में, मैंने क्या कहा कि राजपूतों के विरुद्ध जाकर के मिलता है। ये दक्कन के विजय अभियान पे होता है कि दक्कन जीतना है, एकदम पूरा मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है। इसका बेटा जो चाह रहा है कि ये जल्दी मरे। अब देखिए कितना दिलचस्प है, ये अकबर जो है मोहम्मद अकबर, ये मोहम्मद अकबर भी कहीं भी जगह आ सकता है और कई जगह अकबर ही रहेगा, तो जैसा रहेगा विकल्प के साथ चलना है। तो ये चाहते रहता है कि अब बहुत, औरंगजेब बहुत जीता भी है, मर ही नहीं रहा था, बूढ़ा हो गया था एकदम बहुत, तो ये चाह रहा होता है कि ये जल्दी मर जाए, और ये मर जाए तो हमें ये सत्ता
मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं रहता है। तो ये बहुत कोशिश करता है कि विद्रोह करता है और ये कोशिश करता है कि इसको मरवा ही दे, ये तब भी होता है, इसलिए बुरा लगता है औरंगजेब को। तो राजपूतों के साथ जाकर के ये हाथ मिला लेता है, क्योंकि राजपूतों से झगड़ा चलते रहता है औरंगजेब का, मुगल साम्राज्य का। तो अपने पिता की स्थिति को दुर्बल करने की कोशिश करता है, ना सिर्फ कोशिश करता है बल्कि कर भी देता है। आगे चल करके राजपूतों से युद्ध भी होता है, ये बेचारा वहां बहुत निराश भी होता है। ये ध्यान रखिएगा 5 का बी। छठे पर आइए, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगाइए। क्या कहा गया? 1665 में पुरंदर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो जवाब आपको यही मिल गया कि भाई पूछा जाएगा पुरंदर की संधि कब हुआ, एकदम सीना तान के कह देना है कि जनाब 1665 में हुआ, ठीक है। लेकिन पूछा गया है, क्या गया है? मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने, तो शिवाजी वर्सेज मुगल होगा, तो मुगल का सेनापति उस समय का कौन था, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें भी बहुत सारी कहानियां, कितनी कहानी औरंगजेब का सुनाऊं मैं आपको। दरअसल क्या होता है, 1665 के आरंभ, 1665 समझ लीजिए थोड़ा सा, 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना तैयार किया। और राजा जयसिंह, यहाँ लिख लीजिए, जयसिंह लिखा हुआ है बी में, चलिए। तो राजा जयसिंह को एक बहुत बड़ी सेना दिया, ठीक है। कौन दिया? औरंगजेब। औरंगजेब देता है और क्या कहता है, जाओ भाई, किससे लड़ो? मराठा से। क्या करना है? दक्कन का विस्तार। एक बात बस ध्यान रखिएगा, औरंगजेब मतलब दक्कन का विस्तार पूरा, मैंने कहा 30 साल जीवन का बर्बाद कर दिया उसने। आखिरी 30 साल उधर ही मर गया ये चक्कर में, लाल किला बेचारा आया भी नहीं वापस लौट के, ये स्थिति हो गया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इनको देता है एक बड़ी सेना। अब ये उस वक्त सेनापति राजा जयसिंह, जयसिंह जो है कछवाहा के शासक हुआ करते थे। कहाँ के शासक हुआ करते थे? ये कई बार पूछा जाता है, लिख लीजिए। जो लोग आरएस देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखिए मैं इसलिए अलग अलग पीसीएस का बता भी देता हूं। अब कछवाहा के शासक ये जयसिंह हुआ करते थे। इनमें एक निपुण कला थी। ये कला क्या था? आपने अगर लेव टॉल्स्टॉय के विषय में सुना है? लेव टॉल्स्टॉय रसिया के एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े, जैसे गांधी जी का कैसे इज्जत है, ऐसे ही संत एकदम आदमी, और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, बहुत, जो इसको दुनिया भर में पढ़ा गया है। गूगल सर्च करके देखिएगा। जैसे एक अन्ना कारेनिना है, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। एक वॉर एंड पीस है, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है, जिसको लेकर दुनिया भर में उस किताब की प्रतिष्ठा की बात की जाती है। तो मैं क्यों यहाँ चर्चा कर रहा हूँ? चूंकि उन्होंने एक वही किताब लिखा है, लेव टॉल्स्टॉय ने, वॉर एंड पीस। जयसिंह जो है ना, ये इसमें एक्सपर्ट है, नेक्स्ट लेवल की कला है इसमें। क्या कला है? युद्ध और शांति की। ये एक ऐसा व्यक्ति है, युद्ध और शांति, कि जब इसको लगेगा कि भैया हम हार रहे हैं तो भैया भैया करके थोड़ा आपके पास लग जाएगा, और जैसे ही स्थिति मजबूत होगा वार कर देगा। तो युद्ध और शांति दोनों में बहुत माहिर व्यक्ति ये माना जाता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या कहेंगे? एकदम चतुर कूटनीतिज्ञ कहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझ गए थे ये राजा जयसिंह कि भैया अगर बीजापुर को आपको जीतना है तो शिवाजी के साथ आपको संबंध बेहतर करने पड़ेंगे। माना समझ में आ गया? तो पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की, और इसीलिए मैंने आपको पुरंदर की संधि के विषय में कहा कि ये इंपॉर्टेंट होगा। कब? तो ये हुआ 1665। मंथ पूछ ले तो लिख दीजिए, ये जून के महीने में हुआ था, ठीक है, जून 1665 में जयसिंह। ये जो कहानी वगैरह समझाया हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार डायरेक्ट ना पूछ करके आजकल देखते हैं पीसीएस में, तो भी थोड़ा घुमाने लगा, यूपीएससी के जैसे करने लग गया। तो किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट ज्यादा दे करके पढ़ लेंगे ना, कि कितना भी घुमा लो भैया जवाब हमको पता है। चलिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था वो थे, अभी हमने पढ़ाई है, तो ये तो आपको पता ही है, बीजापुर और गोलकुंडा। ये दोनों आपको मैंने बता दिया था कि बीजापुर, हाँ ये इस भी थोड़ा पूछा जा सकता है कि बीजापुर का देखेंगे तो 1686 में, और गोलकुंडा जो है नेक्स्ट ईयर, तो ये 87 में। ये ध्यान रखिएगा, इसको अपने आधिपत्य में मिला लिया था। तो ये थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है पूछा जाए।
चलिए, तो कुल मिलाकर के आपका जो है यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। 8वें पर चलें। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये तो अभी हमने चर्चा किया, परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था और उसमें आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है औरंगजेब है। परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन मैं 32% कहूंगा, 31.6% एग्जैक्ट था इसके शासनकाल में। यह अकबर से तुलना हो सकता है, ठीक है। अकबर के, चूंकि अकबर को कहा जाता है कि बहुत ही लिबरल व्यक्ति हुआ करते थे, सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, लेकिन फिर भी अगर अकबर के समय में सेनाओं का अनुपात देखा जाए तो तकरीबन 23% एग्जैक्ट जो है 22.5% जो है वो क्या होते हैं, हिंदू सेनापति देखने को मिला था। और शाहजहां के समय 22.4% हिंदू, शाहजहां के समय, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रहेगा यहां पर कौन है, ये सेनापति, हिंदू सेनापति, याद रहेगा। चलिए 9वें पर, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? कौन औरंगजेब की पुत्री कौन थी? जहां आरा या रोशन आरा, गौहर आरा या मेहरुनिशा? मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि यह प्रश्न आता है, आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। मेहरुनिशा, मेहरुनिशा की काफी चर्चा की जाती है। इसके अलावा जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की पुत्री थी, बहन थी, शाहजहां की पुत्री थी, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां जो रहता है मेहरुनिशा के अलावा, वह जेबनुनिशा होता है, बद्रुनिशा होता है, जिंतुनिशा है और जुबदुत्तुनिशा है। ये 3 4 पुत्रियां इसकी, 4 ये और 1 5 पुत्री की चर्चा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलें। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की? ये भी मैंने अभी चर्चा किया था, याद है, साहिबात ए उज जमानी। और यहां पर देखिए शातुदस्ता खां, सादुस्ता खां, अमीन खान, जहां आरा और रोशन आरा। और मैंने क्या कहा था, जहां आरा को, जहां आरा क्या उनकी बहन है, शाहजहां की पुत्री, औरंगजेब की बहन, बेटी नहीं है, बेटी मेहरुनिशा है। तो वो जो लोकप्रिय उपाधि उस जमाने का यहाँ हुआ करता था और उस वक्त जो है ये उपाधि वो दिया गया, ठीक है। एक प्रश्न अब आपके लिए, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास किसके समकालीन रहे, कौन से शासक के या शासनकाल के अंतर्गत? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? 4 विकल्प है, 4 में से एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो, आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिख करके आपको बताना है। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से आप सबों से गुजारिश है आपके ही भविष्य के लिए कि अगर 72वीं प्रीलिम्स आप देने वाले हैं बीपीएससी का, तो फिर देर मत कीजिए, जून जुलाई मार्च सबका वेट मत कीजिए, अभी से लग जाइए। अभी से लगेंगे तो 6 7 8 महीने में आपका काम बन जाएगा। फिर कोई भी एक ऐसा मौका नहीं होगा जहां आप ये कह पाएंगे कि ये मेरा सिलेबस छूट गया, यहाँ से मैं नहीं पढ़ पाया। लंबे समय से अगर आप करते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगली मुलाकात फिर होगी अगली लेक्चर में। अपना बेहद ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।